2021-22 कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र वार्षिक परीक्षा का जो पेपर हुआ है वो हम हल करेंगे। ये प्रश्न पत्र है एफ सेट, इसके कई सेट हैं किंतु यहाँ एफ सेट को अपन सॉल्व करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। सही विकल्प चुनिए। आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि मानव की आवश्यकताएं सीमित हैं, साधन सीमित हैं, साधनों के वैकल्पिक प्रयोग संभव हैं, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। सभी उत्पादक गतिविधियों का आधार है, इसका उत्तर होगा क्या? उपभोग। जैसे हमने देखा है कि उपभोग ही आर्थिक क्रियाओं का आदि एवं अंत है। उपभोग से ही आर्थिक क्रियाएं प्रारंभ होती हैं और उपभोग के लिए ही की जाती हैं, तो उपभोग आर्थिक क्रियाओं का अंत भी है। तो सभी उत्पादक जो की आर्थिक क्रियाओं का आधार क्या है? उपभोग। लॉटरी निकालने के लिए खालिस्तान प्रतिचयन का उपयोग किया जाता है, इसका सही उत्तर है यादृच्छिक। यादृच्छिक शब्द जो है इसका इंग्लिश वर्ड होता है रैंडम। जब हम लॉटरी निकालने के लिए प्रतिचयन अर्थात सैंपल नमूने लेते हैं तो उसको हम किस तरीके से लेते हैं? यादृच्छिक, यानी रैंडमली। तो इसका सही उत्तर है यादृच्छिक। फिर किसी वर्ग की ऊपरी सीमा और निचली सीमा के बीच के अंतर को कहा जाता है, यह है वर्ग अंतराल। फिर आंकड़ों को तालिका रूप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया कहलाती है। जब हम आंकड़ों को तालिका में यानी कुछ खड़ी रेखाओं या आड़ी रेखाओं के रूप में तालिका में प्रस्तुत करते हैं तो उसे हम कहते हैं सारणीयन। फिर बहुलक की गणना की जा सकती है। तो बहुलक की गणना समूहन विधि, निरीक्षण विधि, आबा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हम देखते हैं समूहन विधि से भी करते हैं, निरीक्षण विधि से भी करते हैं। तो इसका उत्तर होगा सा, यानी आ और बा दोनों। रिक्त स्थान भरिए। पहला था कि कल्पित माध्य को खालिस्तान द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, ए बी सी। तो इसका सही उत्तर होगा कल्पित माध्य को ए के द्वारा व्यक्त किया जाता है। फिर खालिस्तान श्रृंखला में सबसे अधिक बार आता है, तो इसका उत्तर क्या होगा? बहुलक। जो बहुलक होता है वह श्रृंखला में सबसे अधिक बार आने वाला अंक होता है, जिसे हम कहते हैं बहुलक। मध्यिका की गणना के लिए मानों को खालिस्तान क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो जब हम मध्यिका की गणना करते हैं तो हम उसे या तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं या अवरोही, यानी बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। और तीसरा विकल्प है दोनों में से किसी भी क्रम में। तो इसका सही उत्तर है दोनों में से किसी भी क्रम में, यानी हम आरोही में भी कर सकते हैं, अवरोही में भी कर सकते हैं। तो दोनों में से किसी भी क्रम में करते हैं। फिर है मानक विचलन की गणना में विचलन केवल खालिस्तान से ही लिया जाता है। तो मानक विचलन अर्थात स्टैंडर्ड डेविएशन, इसकी जब हम गणना करते हैं उसको हम केवल माध्य से निकालते हैं। तो मानक विचलन की गणना केवल माध्य से निकाली जाती है। माध्य विचलन जो होता है वो हम तीनों से निकाल सकते हैं, माध्य से, मध्यिका से और बहुलक से। जो मानक विचलन होता है उसकी गणना हम केवल माध्य से ही कर सकते हैं। फिर मानक विचलन की गणना की खालिस्तान विधियाँ होती हैं। तो मानक विचलन की गणना की 3 विधियाँ होती हैं। एक होती है प्रत्यक्ष विधि, एक होती है लघु विधि और तीसरी हम कह सकते हैं पद विचलन विधि। तो हालांकि जो गवर्नमेंट की किताब है उसमें असमूहित आंकड़ों के लिए मानक विचलन का परिकलन जब हम करते हैं, परिकलन यानी उसकी गणना करना, तो असमूहित आंकड़ों के लिए उसकी 4 विधियां दी हैं मानक विचलन को ज्ञात करने की। एक दी है वास्तविक माध्य विधि, दूसरी दी है कल्पित माध्य विधि, तीसरी दी है प्रत्यक्ष विधि और चौथी दी है पद विचलन विधि। किंतु यहाँ 4 नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर 3 दिया हुआ है। अगर 4 दिया होता तो हम वो लिख सकते थे। तो यहाँ इसकी कितनी विधियाँ हैं? 3। फिर प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र, तो इसका सही सूत्र क्या है? ये सिग्मा x अपॉन n, सिग्मा x अपॉन n। फिर खालिस्तान को आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या है? सूचकांक। सूचकांक को हम आर्थिक बैरोमीटर कह सकते हैं, कहा जाता है। सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी कॉलम आ और कॉलम बा दिए हुए हैं। तो सही जोड़ी में पहला क्या है? सह संबंध गुणांक स्थित होता है। तो इसका सही उत्तर है पहले का है ये बी। इस तरीके से ये पहले का है बी।
-1 और +1 के बीच सहसंबंध गुणांक होता है। फिर आधार वर्ष होता है, तो आधार वर्ष होता है कौन सा? तुलना वर्ष होता है, तो इसे हम कह सकते हैं आधार वर्ष तुलना वर्ष कहलाता है। फिर तीसरा है निम्न स्तरीय सहसंबंध, तो इसका होगा ये डी वाला, ये निम्न स्तरीय सहसंबंध +0.0 और +0.25 से कम। फिर योजना आयोग का गठन, चौथा योजना आयोग का गठन जो हुआ था वो कब हुआ था? 1950 में, इसका ये चौथा हो जाएगा। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो इसका एफ हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। पहली जनगणना ये ई वाला होगा 1881, इस तरीके से ये सही जुड़ी। फिर आया था एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला था भारतीय नियोजन का वास्तुकार किसे माना जाता है? तो भारतीय नियोजन का वास्तुकार माना जाता है पीसी महालनोबिस को। पीसी महालनोबिस, प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस। फिर विश्व व्यापार संगठन की, तो ये हो गया अपना ए वाला। फिर इसका उत्तर क्या है? पीसी महालनोबिस। दूसरा था विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995। गेट का पूर्ण रूप लिखिए, GATT। तो गेट का पूर्ण रूप होता है जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड। हिंदी में हम लिखेंगे यदि, तो हिंदी में होगा व्यापार एवं शुल्क पर सामान्य समझौता। फिर GST कब पेश किया गया था? तो GST पेश किया गया था 1 जुलाई 2017, इसका उत्तर है 1 जुलाई 2017। फिर पांचवा है कि भारत में बेरोजगारी का एक कारण लिखिए। तो बेरोजगारी के बहुत से कारण, उसमें हम कोई भी एक कारण लिख सकते हैं, जैसे जनसंख्या में वृद्धि, भारत के संदर्भ में लिख सकते हैं जनसंख्या में वृद्धि हो गया, या पूंजी निर्माण की दर में कमी, या शिक्षा में कमी, या प्रशिक्षण में कमी, इस तरीके से कोई भी एक कारण लिख सकते हैं। फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादकता में वृद्धि करना, या फसल के लिए फसल के क्षेत्र में, या हम कह सकते हैं गांव में रहने वाले लोगों के रोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराना। कोई भी एक उद्देश्य लिख सकते हैं। फिर भौतिक पूंजी का एक उदाहरण लिखिए। तो भौतिक पूंजी यानी जो हमको दिखाई देती है, जिसे हम छू सकते हैं, तो भौतिक पूंजी में मशीन भी आ सकती है, या अन्य कोई भी ऐसा उपकरण जो कि भौतिक कहलाता है। फिर अगला प्रश्न था सत्य असत्य लिखिए। तो सत्य असत्य में पहला है द्वितीयक क्षेत्र में निर्माण उद्योग शामिल होते हैं, तो ये सत्य है। निर्माणी क्षेत्र जो होते हैं वो कौन से क्षेत्र कहलाते हैं? द्वितीयक। फिर विश्व के लौह अयस्क भंडार का लगभग 80% अकेले भारत में है, तो ये सही है। धारणी विकास पर्यावरण के संरक्षण का पर्याय है, ये भी सही है। फिर ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव समुद्र के स्तर में वृद्धि होना है, ये भी सही है। फिर चीन में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान 1998 में प्रारंभ हुआ था। 1998 में नहीं, 1958 में प्रारंभ हुआ था, 1958, इसमें लिखा है 1998, तो ये असत्य होगा। फिर भारत में 1990 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई। तो आर्थिक सुधारों की शुरुआत भारत में 1991 में भी हुई थी, 1991 में हुई थी, जिसे हम नई आर्थिक नीति भी कहते हैं, किंतु यहाँ लिखा है 1990, तो ये भी असत्य है। तो इस प्रकार से ये 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव थे। आप मिला सकते हैं आपके कितने सही कितने गलत, आगे आप इसकी तैयारी भी कर सकते हैं। चूँकि पेपर तो बहुत अच्छा था, किंतु एफ सेट में न्यूमेरिकल नहीं आए, सांख्यिकी प्रश्न नहीं आए। तो बच्चों आप सोच रहे होंगे कि मैंने सांख्यिकी इतनी तैयारी की और नहीं आए, तो कोई बात नहीं, आपने जो तैयारी की है वो आपकी बेकार बिल्कुल नहीं जाएगी। आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये आपके काम आएंगे। वैसे भी यदि आपने अर्थशास्त्र लिया है तो अर्थशास्त्र में मैथमेटिकल पोर्शन आपका तैयार होना चाहिए। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे तो आपका मैथमेटिकल पोर्शन स्ट्रॉन्ग बनेगा। ये आप तैयारी करते रहें, बिल्कुल दुखी ना हो, और आपकी तैयारी बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छा पेपर गया होगा। उम्मीद है आपको 12वीं क्लास में जाने की बहुत बहुत अभी से शुभकामनाएं। धन्यवाद।